नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 27 दिसंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है कि भाई हमारे देश के जो बूढ़े लोग हैं वो हमारे लिए एसेट्स हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जिस प्रकार से हम अपनी यंगर जनरेशन को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से हमें हमारे बूढ़े लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। जीरियाट्रिक केयर पे ध्यान देना चाहिए। क्या बताया जा रहा है डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है अ चांस टू टैप इंडियाज हाई इक्विटी इन म्यांमार। रिसेंटली हमारे जो हर्षवर्धन श्रृंगला साहब म्यांमार गए और म्यांमार में जाके उन्होंने जो वहाँ की हाईएस्ट बॉडी है जिसको आप बोलते हो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, और इसके लीडर हैं म्यांमार के मिलिट्री जनरल जिन्होंने यहाँ पे कूप किया है। इस कंटेक्स्ट में 22 और 23 दिसंबर को हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब थे यहाँ पे गए। क्या अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, इंडिया ने कैसे यहाँ पे जो अप्रोच रखी है अपनी म्यांमार की तरफ, बेस्ट रखी हुई है। ना ही इंडिया की अप्रोच बहुत ज़्यादा आप कह लो ये अगेंस्ट म्यांमार है, जैसे कि यूएस वगैरह कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, इन्होंने म्यांमार को एकदम ही सेग्रीगेट कर रखा है, आइसोलेट कर रखा है। ना इंडिया की अप्रोच ऐसी है, ना ही इंडिया की अप्रोच चाइना और म्यांमार ये चाइना और रशिया जैसी अपॉर्चुनिस्टिक है। तो इंडिया की अप्रोच के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट भाई, इंडिया के अंदर एक और डिस्कशन हो रहा है कि बूस्टर्स का क्या किया जाए। हुआ ये कि 25 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि भाई 10 जनवरी से थर्ड डोज ऑफ वैक्सीन, जिसको आप बूस्टर डोज भी बोलते हो, वो दी जा सकती है। किसको किसको? हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और उन लोगों को जो 60 साल से उम्र के ज्यादा के हैं और जिनको कोई बीमारी है। अगर उनका डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करता है तो उनको भी बूस्टर डोज दी जा सकती है। प्लस मोदी जी ने यहाँ पे ये भी अनाउंस कर दिया कि 3 जनवरी से वैक्सीन अवेलेबल करवाई जाएंगी 15 से 18 साल के बच्चों के लिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब वैक्सीन अप्रूव हुई थी, ज़ाइकोव डी और कोवैक्सीन, ये 2 वैक्सीन अप्रूव हो चुकी हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। लेकिन वो 12 प्लस बच्चों को दी जा सकती हैं, और मोदी जी यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएंगी। तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं इस अनाउंसमेंट से लोग। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यहाँ पे आउट पेशेंट हेल्थ केयर और इन पेशेंट हेल्थ केयर के बारे में बात हो रही है। ऑथर का ये बोलना है कि भाई आउट पेशेंट हेल्थ के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है, इन पेशेंट हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि आउट पेशेंट हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप बोलोगे सर ये आउट पेशेंट हेल्थ और इन पेशेंट हेल्थ केयर क्या होती है? देखिए समझिए, आप बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से जैसे मान लो आपको बुखार आएगा, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह लिखे, आपने ब्लड टेस्ट कराया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने आपने दवाई दे दी, आप घर चले गए। ये तो हो गए आउट पेशेंट हेल्थ केयर। आप किसी हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन में जाके एडमिट नहीं हुए। मान लीजिए आपको ज्यादा तबीयत खराब हो गई, आपका पैर वगैरह में कुछ माइनर फ्रैक्चर आ गया, उसके चक्कर में आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया, तब वो बन जाता है इन पेशेंट हेल्थ केयर। हमारे देश के अंदर इन पेशेंट हेल्थ केयर से रिलेटेड बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन आउट पेशेंट हेल्थ केयर को काफी हद तक निगलेक्ट किया गया है। तो आउट पेशेंट हेल्थ को निगलेक्ट करना कितना खतरनाक हो सकता है, बस इसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया, इसको देखेंगे। और नेक्स्ट आर्टिकल है अ क्वेश्चन ऑफ यूनिवर्सल ऑटोनॉमी। केरला इस समय पे न्यूज में, और केरला के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान साहब, इन्होंने जो रूलिंग सरकार है केरला की, एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, पिनराई विजयन साहब की जो सरकार है, इनका ये बोलना है कि भाई देखिए, आपको पता होना चाहिए एक स्टेट के अंदर जो यूनिवर्सिटीज होती है, उन यूनिवर्सिटीज का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है, चांसलर गवर्नर होता है। अब उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो अपॉइंटमेंट होते हैं ना, वो गवर्नर के हाथ में होते हैं। यहाँ पे साफ साफ केरला के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान साहब, ये क्या बोल रहे हैं कि भैया केरला की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, वहां पे जो भी बॉस बन के बैठे हैं, चेयरमैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो सब या तो पॉलिटिकल नॉमिनी है या नॉन एकेडमिक्स है। और ये नॉन एकेडमिक्स केरला की यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशंस पे बैठ के एकेडमिक डिसीजन ले रहे हैं। और इस बात के लिए लिटरली आरिफ मोहम्मद खान साहब को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो पॉलिटिकल बेसिस पे यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों को अपॉइंट करें। अब ये बहुत बड़ा इल्जाम है जो केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब ने पिनराई विजयन की सरकार के ऊपर उठाया है। तो इस न्यूज के बारे में ढंग से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आ जाते हैं अपने पहले आर्टिकल पे। हाँ, एक और चीज, इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन। आपके ज्वाइन बटन दबाने से खास समझ मिलती है, सो दैट्स व्हाई आई अगेन एंड अगेन रिमाइंड यू टू क्लिक द ज्वाइन बटन। पिछले कुछ डेकेड्स में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में बात कही गई, और जितना खतरनाक बताया गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, उतना ही अच्छा भी बताया गया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को खतरनाक क्यों बताया जाता है? एक कंट्री की लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड एरिया होता है,
और उसके लिमिटेड अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अब अगर उतने ही लैंड पे और उतने ही नेचुरल रिसोर्सेज पे एक लिमिट से ज्यादा पॉपुलेशन आ जाएगी तो कंट्री के रिसोर्सेज पे जोर पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इसीलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन खतरनाक बताया जाता है। एक कंट्री की ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ आबादी होनी चाहिए, एक लिमिट से ज्यादा आबादी होना सही नहीं है। इसलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से काफी हद तक पॉलिसी मेकर्स डरते हैं। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पॉलिसी मेकर्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कुछ टर्म्स में अच्छा भी बताते हैं। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन डेमोग्राफिक डिविडेंड लेके आते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब यंग लोग जब ज्यादा होंगे तो ये यंग लोग ज्यादा काम करेंगे, डिपेंडेंट कैटेगरी में नहीं आएंगे। डिपेंडेंट कैटेगरी क्या होती है? जो खुद नहीं कमा रही, किसी और के पैसे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब तक वो 15-20 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक वो नॉर्मल कर अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो खुद नहीं कमा रहे होते हैं। और वहीं पे 60 साल प्लस आदमी है, अगर उसको पेंशन वगैरह नहीं मिल रही है, नौकरी वगैरह नहीं है उसके पास, तो उस केस में वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। अगर बच्चों ने साइड कर दिया तो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। तो अब ऐसे केसेस में अगर हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड तगड़ा होगा, और डेमोग्राफिक डिविडेंड कब तगड़ा होगा? जब हमारे पास आबादी ज्यादा हो। मान लीजिए इंडिया के अंदर 140 करोड़ आबादी है। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड ये 140 करोड़ आबादी तब होगी जब इन 140 करोड़ लोगों के पास टैलेंट होगा कुछ करने का, जबरदस्त तरीके का। सिर्फ आबादी आप बढ़ाते चले जाओ तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तब इंडिया में अंदर एक खुशी थी कि भाई हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक डिविडेंड में बदलेंगे। अब बदला कि नहीं बदला वो एक अलग टॉपिक है, वो यहाँ पे मेन टॉपिक नहीं है, इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ज्यादातर जो एशियन बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, जैसे कि साउथ कोरिया होगी, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, चाइना, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फायदा उठाया, इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड में बदल के अपने आप को डेवलप किया। अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की बात करो तो बड़ी यूथ पॉपुलेशन के बड़े फायदे होते हैं। ज्यादा यूथ है तो ज्यादा इनोवेशन होगा, ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप होगी। ठीक है, जरूरी यह है कि इन यूथ्स के लिए बहुत सारे एजुकेशनल, एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम वगैरह चलाए जाए। हमें ज्यादा लोगों के पैदा होने के बाद, ज्यादा यूथ्स के आने के बाद उन यूथ को ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो यूथ ट्रेन नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। ओके, अगर हमारा यूथ हेल्दी नहीं है तो फिर क्या मतलब है? ठीक है, तो हेल्दी, फिट, फाइन और स्किल्ड होना चाहिए यूथ, तब जाके वो देश की डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा। अब अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डाटा देखा जाए तो ओवरऑल यूथ डेवलपमेंट में अच्छी चीजें हुई हैं, कुछ खराब चीजें भी हैं। जैसे इन्फेंट और चाइल्ड हेल्थ के रिस्पेक्ट में अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो वो काफी खराब हमको नजर आए, हालांकि कुछ अच्छी चीजें भी नजर आई हैं। कुल मिला के ये सब बताया क्यों जा रहा है? ये सब इसलिए बताया जा रहा है, यहाँ पे यूथ्स के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल का टॉपिक नहीं है। आर्टिकल का टॉपिक ये है कि जितना हम यूथ के लिए सोच रहे हैं उतना हम बूढ़े लोगों के लिए भी सोचें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम क्या है? यूथ, यंग लोग, और अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम क्या है भाई? एल्डरली लोग, ओल्ड लोग। इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। 1970-75 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 50 साल। एक एवरेज इंसान जो इंडिया में पैदा हो रहा था 50 साल जीता था। 2014-18 तक आते आते लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई 70 साल। अब ऑन एन एवरेज लोग 70 साल तक जीते हैं। अब अगर लोग 70 साल तक जिएंगे तो नंबर ऑफ ओल्ड पीपल भी इंडिया के अंदर ज्यादा होंगे। तो भाई 60 साल से ज्यादा के लोग इंडिया के अंदर लगभग हैं 137 मिलियन, 13 करोड़ 70 लाख लोग। ठीक है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2021 तक इंडिया के अंदर 195 मिलियन बूढ़े लोग होंगे, 19 करोड़ 50 लाख होंगे, और यही नंबर बूढ़ों का 2050 तक 30 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो मतलब बूढ़े लोगों की तादाद इंडिया के अंदर आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है। 2050 तक तो मैं भी, आप कह लीजिए कि 60 प्लस वाले ब्रैकेट में पहुंच जाऊंगा, बहुत सारे और लोग पहुंच जाएंगे। समय के साथ देखिए आपकी एज तो बढ़नी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि ये जितने भी लोग यहाँ पे बूढ़े हो रहे हैं इनको आप दो तरीके से देख सकते हो। एक तो आप देखो ड्रैग ऑन द इकोनॉमी, कि भाई बूढ़े लोग हैं, अनप्रोडक्टिव हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, तो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, मदद के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा, आप इन बूढ़े लोगों को एक पोटेंशियल एसेट की तरह देख सकते हो। ऐसे लोग जो एक्सपीरियंस्ड हैं, नॉलेजेबल हैं, और इनके एक्सपीरियंस और नॉलेज को कुछ प्रोडक्टिव एसेट में बदला जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप इस बूढ़ी पॉपुलेशन को परस्यू करोगे तो डेफिनेटली एंड रिजल्ट्स कुछ अच्छे होंगे। अगर देखा जाए तो एल्डरली पॉपुलेशन को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है।
और अलग अलग डाइवर्स रेंज में मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है। अभी रिसेंटली एक लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी हुई थी इंडिया के अंदर, LASI, जिसमें ये पता चला कि 11% एल्डरली किसी ना किसी फॉर्म की इंपेयरमेंट से गुजर रहे हैं। वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है, मेंटल हो सकती है, विजुअल हो सकती है, हियरिंग हो सकती है। हर साल इंडिया के अंदर 58 लाख इंडियन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज केस से मर जाते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होता है भाई? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। हार्ट डिजीज, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। हार्ट डिजीज को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी बोला जाता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की बात की जाए, ठीक है, तो 60 से 74 साल की उम्र के जो लोग हैं उनमें से 34% कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से सफर कर रहे हैं। जो 75 साल से ज्यादा के जो लोग हैं तो उसमें से 37% लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से सफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्डरली पीपल बढ़ेंगे, हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा कि इन एल्डरली पीपल्स को क्वालिटी, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर अवेलेबल करवाई जाए। इसके लिए स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विसेज एट होम अवेलेबल करवाई जाए। टेली और होम कंसल्टेशन की सुविधा इनको प्रोवाइड की जाए। फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज इनको प्रोवाइड की जाए। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और ट्रीटमेंट इनको प्रोवाइड किया जाए। फार्मास्यूटिकल और डायग्नोस्टिक सर्विसेज इनको प्रोवाइड की जाए। और क्या करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कोरोना वायरस के समय पे सबसे पहले एल्डरली लोगों को यहाँ पे चॉइस दी गई थी। हालांकि फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले वैक्सीनेट किया गया था, बट उसके बाद नंबर एल्डरली पीपल का आया था। और इससे हमने क्या देखा कि एल्डरली पीपल के अंदर जो वैक्सीनेशन रेट था वो काफी ज्यादा था। एल्डरली पीपल के बारे में कुछ और अच्छे स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं। 2016 का हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी इंडेक्स, HAQ इंडेक्स, इंडिया का HAQ इंडेक्स 1990 में था 24.7 पे, 2016 में आ गया 41.2 पे। हालांकि ग्लोबल एवरेज 54 का है, तो अभी भी 195 कंट्रीज में हम 145th नंबर पे। सबसे खास बात यह है कि इंडिया में जो रूरल इलाके हैं वहां पे एल्डरली पीपल के हालात बहुत ज्यादा खराब है। रूरल इलाकों में लोगों के पास वैसे भी पैसे नहीं होते, रूरल इलाकों में, सबर्बन इलाकों में, छोटे इलाकों में, तो वहां पे फैमिली भी एल्डरली पीपल को नेग्लेक्ट करती है। ऊपर से ये कम पढ़े लिखे होते हैं तो ज्यादा कुछ खुद से कर नहीं पाते हैं। इनकी जो सोशल कल्चर बिलीफ्स और स्टिग्मा और सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा होते हैं। इंस्टीट्यूशनल हेल्थ केयर सर्विसेज में इनको भरोसा होता नहीं, डॉक्टर वगैरह जाते नहीं, घर में ही कुछ जड़ी बूटी बना के अपना इलाज करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऑलरेडी जो एल्डरली पीपल इंडिया के अंदर डिसएडवांटेज पे है, वो रूरल इलाके में और ज्यादा डिसएडवांटेज पे चले जाते हैं। प्लस गांव की साइड पे और बहुत सारे ऐसे एल्डरली हैं जो कि फिजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है। अब बुढ़ापे में आदमी का शरीर तो कमजोर हो ही जाता है, अगर उसके पास पैसा भी नहीं है तो वो और परेशान हो जाएगा। और अपने आखिरी साल अगर किसी को निगलेक्ट में जीने पड़ जाए तो वो बहुत दुख की बात होती है। और देखिए इंडिया में ये बहुत कॉमन है। आप गांव साइड चले जाओ, बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोग हैं जिनके बच्चे उनको सपोर्ट नहीं करते, वो जैसे तैसे वहां पे रह रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एल्डर्स को यहाँ पे इग्नोर किया गया है। कहीं ना कहीं पुअर हेल्थ के चलते, अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट के चलते इन एल्डरलीज का जो फाइनल ईयर्स है वो बहुत ज्यादा खराब तरीके से बीतते हैं। हमें इस पर्टिकुलर चीज को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, क्योंकि जब बुढ़ापे में इंसान को सपोर्ट नहीं मिलता, उसके पास पैसे भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेंटल और इमोशनल दोनों प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पे उठ के सामने आ जाती है। सरकार ने आयुष्मान भारत स्कीम चला रखी है, गवर्नमेंट की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को भी जोड़ा है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट बोलती है कि 40 करोड़ इंडियंस के पास कोई भी फाइनेंशियल कवर नहीं है अपने हेल्थ एक्सपेंसेस के लिए, और इन 40 करोड़ इंडियंस में एक बहुत बड़ा चंक बूढ़े लोगों का है। और सबसे खास बात यह है कि बहुत सी केंद्र सरकार, राज्य की सरकार इन बूढ़े लोगों के लिए स्कीमें चलाती है, कुछ पेंशन टाइप की स्कीमें, लेकिन वो पेंशन बहुत कम है। कुछ जगहों पे पेंशन महीने की 350 से सिर्फ 450 रुपए। अब महीने के 350 से 450 रुपए क्या होगा? कितना ही होता है? 350 400 रुपए में तो ये बूढ़े लोग अपने घर के लिए एक LPG सिलेंडर तक नहीं खरीद सकते। चलो LPG सिलेंडर मान लो, दो बूढ़े लोग हैं, मान लो मतलब हस्बैंड वाइफ, दो बूढ़े लोग रह रहे हैं घर के अंदर, उन्होंने एक LPG सिलेंडर से लिया तो कितना ही खाएंगे, 6-7 महीने चलेगा। लेकिन और भी तो खर्चे होते हैं भाई, गेहूं खरीदना है, चावल खरीदना है, सब्जियां खरीदनी है, आदमी खाना तो डेली बेसिस पे खाएगा ना। तो इतनी कम पेंशन है, इनका खर्चा तक नहीं चल सकता, बेसिक खाना तक ये लोग नहीं खा सकते, इतनी कम पेंशन है। दूसरा, 2007 का एक लॉ है जो कि राज्य की सरकारों के ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाता था कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ठीक है ना, एक डॉक्टर होना चाहिए जिसके पास जीरियाट्रिक केयर में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो। जीरियाट्रिक केयर मतलब एल्डरली केयर, बूढ़े लोगों की केयर। लेकिन
एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी हमारी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2019 में, जिसमें यह बताया गया कि 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कोई भी सिंगल वार्ड ऐसा नहीं है, कोई भी बेड ऐसा नहीं है जो कि एल्डरली के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ओवरऑल एल्डरली की हालत हमारे देश में बहुत ज्यादा खराब है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहली चीज है कि आप इनको इंपॉर्टेंस दो, आप इनको प्रायोरिटी दो। जैसे कोविड-19 वैक्सीनेशन में जब एल्डरलीज को प्रायोरिटी दी गई तो अक्टूबर 2021 तक 73% एल्डरली पॉपुलेशन को पहली डोज और 40% एल्डरली पॉपुलेशन को दोनों डोजेस मिल चुकी थी। अक्टूबर 2021 तक ये काफी नंबर्स थे और ये कब हो पाया? जब हमने एल्डरलीज को प्रेफरेंस दिया। तो अगर आप प्रेफरेंस देना शुरू करोगे, अगर आप लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स को प्रो एल्डरली करोगे, तो डेफिनेटली इनके लिए कुछ ना कुछ यहां पे होगा। इंडिया में एक्चुअली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी काफी कमी है, स्किल्ड मेडिकल रिसोर्सेज की काफी कमी है। हर 1000 लोगों के लिए इंडिया में केवल 1.3 हॉस्पिटल बेड्स है, 0.65 फिजिशियंस है, 1.3 नर्सेज है। तो अगले डेकेड में हमें 3 मिलियन बेड्स, 30 लाख बेड्स, 15,40,000 डॉक्टर्स, 24 लाख नर्सेज को जोड़ना है अगर हमें ओवरऑल अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है। प्लस ऐसे प्रोग्राम्स जैसे कि नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली एनपीएचसी, फिर आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इकोसिस्टम, इनको बहुत ज्यादा सीनियर सिटीजन्स के प्रति ओपन बनाना है। इस प्रकार की चीजों से हम लोग कहीं ना कहीं अपने सीनियर सिटीजन्स की कुछ मदद कर सकते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर भी बहुत हद तक पोटेंशियल है। एक सीनियर सिटीजन का हेल्थ रिकॉर्ड अगर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में आ जाता है तो वो कहीं पे भी जाके अपनी मेडिकल कंडीशंस को आसानी से बता के अपना इलाज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस और सॉल्यूशंस तो ऑथर ने बहुत अच्छे अच्छे बता दिए हैं, बट उनका इंप्लीमेंट होना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल है चाइनीज टू टैप इंडियाज हाई इक्विटी इन म्यांमार। तो भैया हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला साहब म्यांमार में गए और वहां पे जाके उन्होंने बहुत हद तक चीजों पे बातचीत करने की कोशिश की गई। जब जिस हवाई जहाज में हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला साहब म्यांमार गए थे, उसी हवाई जहाज में 1 मिलियन मेड इन इंडिया वैक्सीन भी गई थी म्यांमार के लोगों के लिए एज अ गिफ्ट। तो श्रृंगला साहब जब गए होंगे म्यांमार में, पूरा उनको सिखा दिखा के भेजा गया होगा। जो वेस्ट की रिफ्लेक्सिव पॉलिसी है कि भाई थ्रेट देंगे, म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस डाल देंगे, म्यांमार को कंडेम करेंगे, ये भी इंडिया को नहीं करना है। चाइना और रशिया जैसा अपॉर्चुनिस्टिक भी यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बातचीत की है किसने? हर्षवर्धन श्रृंगला साहब ने म्यांमार में जाके। एक और खास बात है यहाँ पे कि म्यांमार की मिलिट्री ने यहाँ पे कूप किया क्यों? तो कूप करने का सीधी सी वजह से, देखिए 10 साल से ऑलमोस्ट डेमोक्रेसी प्लस मिलिट्री लीडरशिप का एक कहते ना कि मिक्सचर सा चल रहा था म्यांमार के अंदर। जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की सरकार थी, जो कि वो मिलिट्री के साथ पावर शेयर कर रही थी, उनकी जो लीडर थी डॉ ऑंग सैंग सी कुई। तो अभी जब 2020 के इलेक्शन हुए तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त मेजॉरिटी मिली थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की। इतने ज्यादा वोट मार्जिन से जीत के आई थी ऑंग सैंग सी कुई कि ये जो म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप थी डर गई कि भाई कहीं ना कहीं हमारे हाथ से ताकत ना चली जाए, तत्मादौ जो कि म्यांमार की मिलिट्री है इसके हाथ से ताकत ना चली जाए। तो इसलिए पकड़ के जितने भी डेमोक्रेटिक प्लेयर्स थे उसको जेल में डाल दिया। चाइना की मैं आपको बात बता दूं, चाइना की ऑंग सैंग सी कुई के साथ भी अच्छी बनती थी। तो चाइना ने वैसे बस नाम भर के लिए बोल दिया कि हम डॉ सू की एक वैल्यूएबल अलाई है, इसके जाने से हमें खेद है, ओवरऑल हम म्यांमार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हालांकि चाइना पूरी तरीके से म्यांमार की मिलिट्री के साथ रिश्ता बना के रखा हुआ है। एशियन की बात की जाए तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ने पहले तो 5 पॉइंट कंसेंसस फार्मूला आया, लेकिन इस 5 पॉइंट कंसेंसस फार्मूला में डेमोक्रेसी को रीइंस्टेट करने की बात की जा रही थी म्यांमार के अंदर। तो जो म्यांमार के टॉप लीडर हैं सीनियर जनरल मिंग होंग एलेंग, जो कि यहाँ पे आपको पिक्चर में भी नजर आ रहे हैं, इन्होंने ओवरऑल एशियान के इस 5 पॉइंट फॉर्मूला को मानने से फिलहाल के लिए मना कर दिया। इसलिए एशियान ने भी इनको ऑलमोस्ट सेंसर सा कर दिया है। तो इस बीच में हर्षवर्धन श्रृंगला साहब का यहाँ पे पहुंचना और सारे प्लेयर्स को आपस में बैलेंस करना, ये अपने आप में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। खास बात यहाँ पे ये है कि प्रोटोकॉल को ब्रेक करते हुए यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहा है? ऑथर पहले बोल रहा है कि पहले भी फॉरेन सेक्रेटरी लेवल के जो लोग हैं वो म्यांमार के अंदर गए हैं, लेकिन कभी भी म्यांमार का सुप्रीम लीडर उनको मतलब ये रिसीव करने नहीं जाता है। जब यहाँ पे हर्षवर्धन श्रृंगला साहब पहुंचे तो वो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो होम मिनिस्टर नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिन होंग हुलुंग खुद आए थे फॉरेन सेक्रेटरी को रिसीव करने के लिए। इसका क्या मतलब बैठता है? इसका एक ही मतलब बैठता है कि म्यांमार के लिए भी इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने बिल्कुल पहले ही क्लियर कर दिया था कि भाई
म्यांमार की वजह से 2-3 प्रॉब्लम्स हो रही है इंडिया को। एक मेजर प्रॉब्लम तो ये हो रही है कि जो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है ना, ये जो मणिपुर लिबरेशन आर्मी प्रॉब्लम मचा रही है, और भी जो नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करते हैं, और उनके जो परमानेंट बेसेस हैं म्यांमार के अंदर है। तो इंडिया का सीधा स्टैंड है कि भाई म्यांमार के अंदर जो परमानेंट बेसेस हैं, जो कि एंटी इंडिया के बेसिस पे काम करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करिए। और म्यांमार ने यहाँ पे पॉजिटिव रिसेप्शन दिखाया है। हर्षवर्धन श्रृंगला की विजिट से पहले ही म्यांमार ने मणिपुर पीपल लिबरेशन आर्मी के 5 टेररिस्ट को, 5 कैडर्स को इंडिया को हैंडओवर किया। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि म्यांमारीज गवर्नमेंट इंडिया के साथ पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट करने के मूड में है। दूसरा जो एक मेजर मुद्दा इंडिया ने यहाँ पे म्यांमार के साथ डिस्कस किया वो ये है कि जब से म्यांमार के अंदर कूप हुआ है, इंस्टेबिलिटी हुई है, हजारों की तादाद में म्यांमार से लोग मिजोरम के अंदर एंट्री मार रहे हैं। अब ये चीज ऑब्वियस सी बात है, किसको पसंद नहीं आ रही है? आपका इंडिया को पसंद नहीं आएगी। म्यांमार में हजारों की तादाद में लोग मिजोरम के अंदर घुसने लगेंगे मिलिट्री से डर के, तो इंडिया के अंदर तो भीड़ सी आने लगेगी ना। तो इंडिया ने इस पर्टिकुलर चीज को भी यहाँ पे म्यांमार के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने रखा है। प्लस इकोनॉमिक कॉपरेशन तो एक मेजर एजेंडा है ही। बहुत लंबे समय से इंडिया और म्यांमार के बीच में एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है, और वो प्रोजेक्ट है आपका ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट और कालादान प्रोजेक्ट, इन दोनों के ऊपर लंबे समय से काम नहीं चल पा रहा है, और इसके चलते एक एक्यूलीज हील्स आ गया। देखिए, ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट में और कालादान प्रोजेक्ट में इंडिया को बहुत मेजर चंक्स में पैसा इन्वेस्ट करना है म्यांमार के अंदर, खासकर जो ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है। आप कह सकते हो कि पीपल सेंट्रिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, और कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से अभी उतने मेजर स्केल पे इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं चल रहा है। तो इसको एक्यूलीज हील बताया जा रहा है कि अगर इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जल्दी इंडिया काम शुरू नहीं करता है तो हो सकता है इंडिया म्यांमार के रिश्ते में थोड़ी सी खटास यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो यही सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बता रखी हैं। जब भी मतलब ये दो कंट्रीज की कंटेस्ट में बात होती है, फिलहाल के लिए तो यहाँ पे यही तारीफ कर रही है कि हर्षवर्धन श्रृंगला की जो विजिट है वो सक्सेसफुल रही है। 2 मेजर इश्यूज थे। पहला मेजर इशू क्या था कि भैया नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट ग्रुप्स को म्यांमार के अंदर ठिकाना ना मिले। दूसरा, जो बड़ी तादाद में रिफ्यूजीज म्यांमार से भाग के इंडिया के अंदर आ रहे हैं, ये 2 चीजें यहाँ पे रुकनी चाहिए। तीसरा, यहाँ पे जो ट्राइलेटरल हाईवे और कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, जिसमें बहुत हैवी अमाउंट में इंडिया फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करेगा म्यांमार के अंदर, ये आगे बढ़नी चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पूरी दुनिया ने तो म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, इंडिया ट्राइलेटरल हाईवे और कालादान प्रोजेक्ट कैसे बनाने लगे, तो इंडिया भी यहाँ पे बीच में फंसा हुआ है। लेट्स सी एक मिडिल रास्ता इंडिया कैसे ढूंढता है। यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट की थी कि ऑंग सैंग सी क्यू से उनको मिलने दिया जाए, हालांकि ये मिलने नहीं दिया गया, ये काफी एक्सपेक्टेड था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी मिलने नहीं दिया जाएगा। पहले भी ऐसा हुआ है कि म्यांमार में मिलिट्री राज था, ऑंग सैंग सूकी को हाउस अरेस्ट में रख रखा था, कि तब भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलने दिया गया। तो हो सकता है आगे भी मिलने दे दिया जाए। ऐसा नहीं है कि म्यांमार के अंदर जो कुछ लोग बोलते हैं कि चाइना का आधिपत्य है और इंडिया को वो सुनते नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। ओवरऑल इस पर्टिकुलर विजिट ने इस बात को प्रूव किया है कि म्यांमार इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन बीइंग अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं मोर एंड मोर बूस्टर्स की। यहाँ पे बात हो रही है, तो जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का अनाउंसमेंट था इस क्रिसमस पे, वो अनाउंसमेंट तो देखो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब इस अनाउंसमेंट से रिलेटेड कुछ जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता होना चाहिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन को अप्रूव कर दिया है फॉर बीइंग एडमिनिस्टर्ड इनटू 12+ ईयर्स। मतलब 12 साल से ज्यादा का अगर बच्चा है या एडल्ट है, उसको आप कोवैक्सीन दे सकते हो। ठीक है, एक और वैक्सीन है ज़ाइकोव डी नाम की, ये भी 12+ कैटेगरी के लिए इंडिया के अंदर अप्रूव कर दी गई है। बट प्रॉब्लम यह है कि ज़ाइकोव डी मार्केट में कब इंट्रोड्यूस होगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और कोवैक्सीन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अब तक इंडिया के अंदर 141 करोड़ डोजेस दी जा चुकी हैं, और पहले इंडिया के अंदर 2 ही वैक्सीन अप्रूव हुई थी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इस 141 करोड़ डोजेस में से केवल 10% कोवैक्सीन की डोजेस है, 90% ऑलमोस्ट कह लीजिए कोविशील्ड है। तो जब इतना वैक्सीनेशन इंडिया के अंदर हो चुका है और कोवैक्सीन केवल 10% लोगों को लगी है, तो इसका क्या मतलब है कि कोवैक्सीन की जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत धीमी है, और आगे आने वाले समय में 12+ कैटेगरी में बहुत मेजर स्केल पे कोवैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जा सकेगा, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप देखो तो 18 साल से कम के इंडियंस लगभग 44 करोड़ है, मतलब नाबालिग कह लीजिए जो 18 साल से कम तक के हैं वो 44 करोड़ इंडियंस हैं। और इसमें से कह लीजिए कि इस 44 करोड़ में से 1/3 लगभग 14 करोड़ या 15 करोड़ लगभग 12 से 17 साल की उम्र में आते हैं। ठीक है, तो वैसे तो 12+ के लिए अप्रूव कर दिया गया है किसको? कोवैक्सीन को, ज़ाइकोव डी को। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पे ये है
कि एक तो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये पर्टिकुलर बॉडी इस चीज के ऊपर बातचीत कर रही है कि बच्चों के लिए वैक्सीन अप्रूव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अभी के लिए जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है और ब्यूरोक्रेटिक फ्रेटर्निटी है, इसके सामने बहुत सारे इश्यूज हैं। क्या क्या इश्यूज हैं? पहला इशू तो यह है कि बच्चों को वैक्सीनेशन अप्रूव करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत मेजर इशू है। लॉन्ग टर्म उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके बारे में पूरी दुनिया में बातचीत चल रही है, इंडिया के अंदर ही बातचीत चल रही है। दूसरा एक मेजर इशू ये है कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ओमिक्रॉन हो जाता है, तो उस ओमिक्रॉन के खिलाफ कोवैक्सीन और कोविशील्ड आपको कितना प्रोटेक्ट कर पाएगी, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ओमिक्रॉन को इंडिया ने तो लैब में बनाया नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली फैल रहा है। तो ओमिक्रॉन के खिलाफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन की इफेक्टिविटी और एफिशिएंसी कितनी है, ये भी हमको नहीं पता है। और तीसरा, जब 12 साल से ज्यादा के बच्चों के लिए ऑलरेडी वैक्सीन को, मतलब ज़ाइकोव डी को और कोवैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया, तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने की बात क्यों कर रहे हैं? तो कुछ अनाउंसमेंट्स यहां पे ओवरऑल पॉलिसी के साथ सिंक्रोनाइज होते नजर नहीं आ रहे हैं। और जब ऑलरेडी मेडिकल और ब्यूरोक्रेटिक फ्रेटर्निटी के बीच में ये बातचीत हो रही है कि बच्चों को कब वैक्सीन देनी है, कितनी वैक्सीन देनी है, कौन सी वैक्सीन देनी है, उसी बीच में एकदम से मोदी जी का अनाउंसमेंट आ जाता है कि भाई बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी, 15 से 18 साल के बच्चों को। तो कुछ सिंक्रोनाइज सा होता है, यहाँ पे बन नहीं रहा है साहब। ठीक है, हालांकि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन के स्टॉक्स एक्सेस है, उनको वैक्सीन की इतनी जरूरत है नहीं, बट फिर भी ओवरऑल उनके पास एक्सेस वैक्सीन स्टॉक है, ज्यादा लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन लगाने के लिए आ नहीं रहे हैं। तो कुल मिला के इंडिया का जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा डाटा सामने रिलीज नहीं कर रहा। सरकार पॉलिसीज किस हिसाब से रिलीज कर रही, मेडिकल और ब्यूरोक्रेटिक फेटर्निटी में क्या चल रहा है, ओमिक्रॉन के खिलाफ कोवैक्सीन और कोविशील्ड कितनी इफेक्टिव है, इन सब चीजों के बारे में क्लियर कट बातें अभी पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। नेक्स्ट बात की जाती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आउट पेशेंट केयर और इन पेशेंट केयर की बात हो रही है। आउट पेशेंट केयर क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, बाहर ही आपने ब्लड टेस्ट करा लिया, अपना ईसीजी करा लिया, डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, दवाई ले ली, खा लिया, और इन पेशेंट में जाके आप हॉस्पिटल में हो जाते हो एडमिट। अगर देखा जाए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात की जाए, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं हेल्थ के ऊपर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में एक मेजर शेयर है आउट पेशेंट केयर का, इन पेशेंट केयर का एक छोटा शेयर है। आउट पेशेंट केयर इज द मेजर चंक ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अब इस कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली इन पेशेंट केयर की इंश्योरेंस पॉलिसीज ज्यादा चलाई गई हैं और आउट पेशेंट कोर को इंटेंशनली यहां पे इग्नोर किया गया। अगर आप देखो तो जो इन पेशेंट केयर है ये हाई इंपैक्ट और अनअवॉइडेबल एपिसोड, अब जैसे मान लो आपकी जरूरत से ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, कोई माइनर हार्ट अटैक आ जाता है किसी को, इस प्रकार की चीज होती है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ेगा। जो मेन चीज होती है वो होती है आउट पेशेंट केयर। हमारे देश का सिस्टम कुछ ऐसा है कि अगर इनिशियल लेवल पे ही बीमारी को सॉर्ट आउट कर दिया जाए तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे ही इलाज हो जाएगा उनका, तो वो होता है आउट पेशेंट केयर में। हेल्थ इंश्योरेंस को इन पेशेंट केयर में ज्यादा इस्तेमाल किया गया, आउट पेशेंट केयर में कम इस्तेमाल किया गया। ऐसा बताया जाता है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस आउट पेशेंट केयर में लेके आते हो तो इसका बहुत सारा मिसयूज हो सकता है। ठीक है, बट क्या मिसयूज हो सकता है तो आप आउट पेशेंट केयर में इंश्योरेंस देना ही बंद कर दोगे? अगर आप कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज की बात छोड़ दो, एनटीपीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, इस प्रकार की कंपनीज की बात करो, तो यहाँ पे आउट पेशेंट केयर के लिए जो कंपनीज है वो पैसा रिइंबर्स कर देती है। लेकिन एक आम आदमी को अगर आप देखोगे तो आउट पेशेंट केयर के लिए ज्यादा आपके पास इंश्योरेंस ऑप्शन नहीं है। आप जो भी इंश्योरेंस वगैरह खरीदते हो, मैंने भी मेडिकल इंश्योरेंस खरीदा था जब कोरोना फैल रहा था, मैंने कहा भाई हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया तो पैसे तो चाहिए होंगे ना, लेकिन वो जो इंश्योरेंस था वो इन पेशेंट केयर का था, आउट पेशेंट केयर नहीं। आपने जाके खुद टेस्ट कराया, कुछ एक दो आपने मेडिकल टेस्ट करा लिए, ब्लड टेस्ट करा लिए, तो उसका कोई पैसा नहीं। तो यही बात यहां पे बताई जा रही है कि आउट पेशेंट केयर पे हमारे यहाँ पे कम ध्यान दिया गया, इन पेशेंट केयर पे हमारे यहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया गया। सबसे खास बात यहाँ पे यह है कि पब्लिक फंड्स भी इन पेशेंट केयर पे ज्यादा खत्म किए गए, आउट पेशेंट केयर पे कम खत्म किए गए। जबकि होना यह चाहिए कि हम आउट पेशेंट केयर पे ज्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा पैसा खर्च करें, क्योंकि अगर आप आउट पेशेंट केयर के इकोसिस्टम को इंडिया के अंदर अच्छा कर देते हो तो ऑटोमेटिकली प्राइमरी केयर हेल्थ
और ये बहुत सारी चीजें इंडिया के अंदर अच्छी होने लगेंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो प्राइमरी लेवल पे सॉल्व हो सकती हैं वो प्राइमरी लेवल पे सॉल्व हो जाएंगी, वो सेकेंडरी लेवल पे एग्रीगेट ही नहीं करेंगी। प्लस एक और प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे आउट पेशेंट केयर की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत हद तक अनरेगुलेटेड है। स्टैंडर्ड्स प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है, कोई भी क्लिनिक खोल के बैठा है, किसी भी प्रकार का बिहेवियर कर रहा है, पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा नहीं पता है लोगों को, आउट पेशेंट केयर्स में जो माल प्रैक्टिसेस होती हैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आउट पेशेंट केयर से रिलेटेड जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कम अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है। और ज़्यादातर जो डिजीज बर्डन है और ज़्यादातर जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो आपका आउट पेशेंट केयर में ही होता है। तो आउट पेशेंट केयर के रिस्पेक्ट में एक प्रॉपर पॉलिसी यहां पे सरकार को डिवाइस करने की जरूरत है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स है वो आउट पेशेंट केयर में ज्यादा घुसना ही नहीं चाहते हैं यहां पे, ठीक है। अब अगर इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर को इंप्रूव करना है तो आप क्या क्या कर सकते हो? देखिए, अगर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स करने हैं आपको इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में तो टाइम और फिस्कल दोनों कमिटमेंट्स लगेंगे, मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला और बहुत ज्यादा समय लगने वाला। इंडिया के कंटेक्स्ट में आप कोई परफेक्ट मॉडल ऑफ हेल्थ केयर नहीं कर सकते, आप जरूरत के हिसाब से हेल्थ केयर की पॉलिसीज को बदलते रहो और जो पॉलिसीज बेस्ट फिट हो जाए उसको यहां पे इस्तेमाल करो। ओके, अगर आप थाईलैंड जैसी कंट्रीज का एग्जाम्पल देखोगे तो थाईलैंड जैसी कंट्रीज में लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ में इसलिए कम हुआ है क्योंकि वहां पे एक यूनिवर्सल टैक्स फाइनेंस्ड पब्लिक सेक्टर प्रीडोमिनेंट मॉडल है आउट पेशेंट केयर का। मतलब आउट पेशेंट केयर के लिए आपको प्राइवेट क्लिनिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए और वहां पे टैक्स पेयर की मनी से आपका इलाज होगा। इसीलिए थाईलैंड के अंदर आउट पेशेंट केयर के लिए लोगों की जेब से पैसा कम निकलता है। और वहीं पे अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर लो तो यूनाइटेड स्टेट्स में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का एक मेजर चंक आउट पेशेंट केयर से निकल के आ रहा है, क्योंकि लोगों को अपनी जेब से निकाल के पैसा डॉक्टर को देना पड़ रहा है और ये काम बहुत गड़बड़ है। यूएस का हेल्थ सेक्टर तो बिल्कुल हिला हुआ है, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है यूएस के हेल्थ सेक्टर में, अलग अलग बीमारियों की अलग अलग वहां पे स्कीमें हैं, ठीक है ना। तो यूएस का हेल्थ सेक्टर तो बिल्कुल ही बर्बाद है, लेकिन थाईलैंड के हेल्थ सेक्टर का यहाँ पे अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे निकल के आती है कि भाई आउट पेशेंट केयर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, टैक्स फाइनेंस्ड होना चाहिए आउट पेशेंट केयर, तभी हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को इंडिया के अंदर कम कर पाएंगे। और प्रॉपर इंश्योरेंस पॉलिसीज भी सरकार डिवाइस करवा सकती है फॉर आउट पेशेंट केयर। अगली बात करते हैं आपकी अगली न्यूज और आखिरी न्यूज का क्वेश्चन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। केरला में कंट्रोवर्सी हो गई है कि हायर एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटीज उसमें अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होता है। तो केरला के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान साहब, उन्होंने पिनराई विजयन की सरकार के ऊपर सवाल उठा दिया। अभी रिसेंटली हुआ क्या कि हायर एजुकेशन मिनिस्टर जो है केरला की आर बिंदु, ठीक है ना, ये प्रो चांसलर इन्होंने गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी और बोला कि भाई कुछ इन वाइस चांसलर्स को आप कन्नूर यूनिवर्सिटी में अपॉइंट करो और श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत में अपॉइंट करो। तो इस बात को लेके और भी बहुत से अपॉइंटमेंट्स को लेके आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बोलना है कि केरला की जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे एकेडमिक डिसीजंस को लेने के लिए नॉन एकेडमिशियंस को बैठा के रखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नर सीधे सीधे सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार उनको प्रेशराइज कर रही है अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट करने के लिए। अब ये बहुत बड़ा इल्जाम है। इस बात को लेकर सरकार उल्टा आरिफ मोहम्मद खान को क्या बोल रही है कि पहले आरिफ मोहम्मद खान ने खुद ही इन अपॉइंटमेंट्स को किया और अब वो इन्हीं अपॉइंटमेंट्स में कह रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और जब एक गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक गवर्नर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो प्रेशर के अंदर काम करे। अगर आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, आपको प्रेशर हैंडल नहीं करना है और आपने प्रेशर के अंदर कोई डिसीजन ले लिया और कल खड़े होकर आप बोल रहे हो कि आपने प्रेशर के अंदर डिसीजन ले लिया, ये मॉरली करेक्ट नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं स्टेट के, तो आपको प्रेशर के अंदर काम नहीं करना है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, ये जो सरकार का इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट को लेके, ये भी गलत है। यहां पे लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार को कन्फ्रंट करने की जरूरत है। पॉलिटिकल ओवररीच और नेपोटिज्म का सीधा सीधा सिनारियो यहां पे हमें नजर में आ रहा है और ये चीज एलडीएफ सरकार के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि रिसेंटली ही एलडीएफ सरकार अपनी सरकार बना के केरला के अंदर आई है। केरला एक ऐसा स्टेट है जो स्कूल एजुकेशन में तो बहुत आगे है, लेकिन हायर एजुकेशन में आप देख लो तो कंपैरेटिवली पीछे। कोई भी केरला की यूनिवर्सिटी टॉप 20 में नहीं है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क्स में। इसके बावजूद आप देखो कि जो केरला के लोग हैं उन्होंने अपने आप को टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट की तरह पूरे देश में और अब्रॉड में सेटल किया है, लेकिन उसके बावजूद भी केरला की खुद की कोई यूनिवर्सिटी टॉप 10 NIRF की रैंकिंग्स में नहीं है। 3 साल पहले जो साइंटिस्ट है CNR राव, उन्होंने बोला
कि जो केरला के टीचर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो केरला के बाहर तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन केरला के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और उसकी एक वजह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहां पे बताई जा रही है। और ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पूरी तरीके से प्रूव हो जाता है जब खुद केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब यहां पे ये बोल रहे हैं कि सरकार इनको प्रेशराइज कर रही है, अलग अलग जगहों पे अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट करवा रही है। तो एक यूनिवर्सिटी की जहां पे एक एकेडमिक का अपॉइंटमेंट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, वहां पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि किस प्रकार से सिस्टम काम करता होगा। ठीक है, हालांकि एलडीएफ सरकार ने यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें भी की हैं। एजुकेशन सेक्टर में एक मल्टी प्रॉन्ड स्ट्रेटजी को लाने की कोशिश की गई है, अलग अलग डिसिप्लिन्स में इनोवेशन लाने की कोशिश की गई। 3 कमीशंस बनाए हैं यूनिवर्सिटीज लॉ को रिफॉर्म करने के लिए, एजुकेशनल सिस्टम को एग्जामिन करने के लिए, एग्जामिनेशन सिस्टम को एग्जामिन करने के लिए। बट फिर भी देखिए तो ये कंट्रोवर्सी एंटी एलडीएफ निकल के आ रही है। एलडीएफ के ऊपर यहाँ पे साफ साफ इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये अपॉइंटमेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर पॉलिटिकल बेसिस पे कर रहे हैं, मेरिटोक्रेसी को इग्नोर करके पॉलिटिकल, रिलीजियस, कास्ट लाइंस के ऊपर ये अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, जिससे एकेडमिक ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इफेक्ट होती है और ऑब्वियस सी बात है इनकी एफिशिएंसी भी यहाँ पे इफेक्ट होगी। तो ये एक न्यूज़ थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं अपना आर्टिकल खत्म करता हूँ। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।